नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। और बात हो रही है बिहार की सियासत की। 17 सालों का साथ टूटने के कुछ ही दिनों बाद बिहार प्रदेश बीजेपी के तेवर तल्ख हो चुके हैं। कभी सत्ता सुख भोगने वाली भगवा पार्टी एक बार फिर से बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने में जुट गई है। शायद इसलिए गाहे बगाहे नीतीश सरकार पर कीचड़ उछालने का कोई मौका बिहार प्रदेश बीजेपी के नेता नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा पार्टी अब सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में जुट गई है। बहरहाल देखना यह है कि पार्टी का अगला स्टैंड क्या होता है। इसी पर है हमारी आज की पेशकश, विपक्ष की भूमिका में बीजेपी। ये सियासत भी बड़ी अजीब होती है। जब तक सत्ता सुख साथ रहता है तब तक तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन कुर्सी खिसकते ही सुर और तेवर दोनों बदल जाते हैं। बिहार में बीजेपी का भी कमोबेश यही हाल दिख रहा है। एक रिपोर्ट। सत्ता से बेदखल होने के बाद बिहार में बीजेपी के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। कभी 17 सालों तक जेडीयू के साथ गलबहियां करने वाली भगवा पार्टी ने सत्ता से बेदखल होते ही बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है और अब वो खुद को विपक्ष के रूप में ढालने के लिए कमर कस चुकी है। आलम यह है कि जो बीजेपी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाती थी, सत्ता सुख छूटते ही वो नीतीश के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी है। तो मैं चुनौती देता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी में हिम्मत है तो वो जो कहते हैं कि हम बोलेंगे तो बहुतों का पोल खुल जाएगा, मैं चुनौती देता हूं कि उन्हें बोलना चाहिए। और एनडीए के शासन में भारतीय जनता पार्टी के 11 मंत्री और वो भी अपने मंत्रालय का एक श्वेत पत्र जारी करें, किसके मंत्रालय में क्या हुआ नहीं हुआ बिहार की जनता फैसला करेगी। विकास में मेरा भी योगदान उतना ही है जितना अब तक हो सका था। अगर थोड़ी बहुत बाधाएं हुई तो नीतीश कुमार के कारण। आज हालात ये हैं कि नीतीश के साथ कदम ताल करने वाले भाजपाई चेहरे आज जेडीयू के मुखर विरोधी हो चुके हैं। शायद इसी का नाम राजनीति है। फिलहाल बगहा गोलीकांड पर बीजेपी खूब राजनीति कर रही है। सुशील मोदी बगहा और बेतिया गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मोदी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा गोलीकांड बताया है। फारबिसगंज गोलीकांड पर चुप्पी साधने वाले यही मोदी आज खूब बगहा बगहा कर रहे हैं। जो निरीह आदिवासी थे उन पर अत्यंत निरसन, शर्मनाक तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर गोली चलाई गई। अभी मैं अस्पताल से होकर आ रहा हूँ। 7 लोग वहाँ भर्ती हैं और सारे लोग जिनको गोलियां लगी सब नौजवान हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं। और सरकार ने केवल 4 लाख मुआवजे की घोषणा की है। हमारी पार्टी की मांग है कि और गांव के लोगों की मांग है कि सभी मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले जब नीतीश सदन में बहुमत साबित कर रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ने नीतीश पर जमकर हमला बोला था। पुरानी दोस्ती टूटने का दर्द तो बयां किया ही, आगे नीतीश की राह मुश्किल करने की चुनौती भी दे डाली। और फारबिसगंज मामले में चुप्पी साधने वाली बीजेपी अब बगहा के बहाने नीतीश सरकार को घेरने में लगी है। शुक्रवार को उसने पटना में महाधरना दिया तो 1 जुलाई को बगहा में धरना देने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। बगहा में पुलिस फायरिंग को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस गोलीकांड के विरोध में बीजेपी का पटना के कारगिल चौक पर महाधरना सफल रहा, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, सांसद राधा मोहन सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल हुए। सुशील मोदी ने कहा कि गोलीकांड में मौत पर राज्य सरकार मुआवजा देने में पहले की नीति का पालन नहीं कर रही है। इससे पहले फारबिसगंज हो या मधुबनी गोलीकांड, मृतक के परिजनों के 10 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें दिया गया था, लेकिन बगहा गोलीकांड में अभी तक केवल 4 लाख रुपए का ही मुआवजा दिया गया है। इसलिए बगहा के पीड़ित परिवारों को भी 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें कि बीजेपी 1 जुलाई को बगहा में भी धरने पर बैठेगी। हम जिस आशा और उम्मीद से अपने बिहार के मुख्यमंत्री को जनादेश दिए थे,
अपनी महिला बहनों की सुरक्षा के लिए, बिहार के एक एक जनता की सुरक्षा के लिए। लेकिन आज हमें निराशा महसूस हो रही है। आज हमारे बिहार से लेकर के पूरे देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शर्मनाक तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर गोली चलाई गई। अभी मैं अस्पताल से होकर आ रहा हूँ। 7 लोग वहाँ भर्ती हैं और सारे लोग जिनको गोलियां लगी सब नौजवान हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं। और सरकार ने केवल 4 लाख मुआवजे की घोषणा की है। हमारी पार्टी की मांग है कि, और गांव के लोगों की मांग है कि सभी मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि इसके पहले बिहार में जो गोलीकांड हुआ था, चाहे वो फारबिसगंज हो, जयनगर हो, मधुबनी हो, उसके अंदर भी जो लोग जिनको गोली की शिकार हुए जो लोग मर गए हैं, उनके परिवारों को भी 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, उन परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, इसी को लेकर सियासत तेज कर दी है सुशील कुमार मोदी ने। और बीजेपी ने भी पहले कभी नीतीश कुमार के साथ गलबैयां करने वाली पार्टी आज उनसे नफरत क्यों करने लगी है, इसी का सवाल आज हम पूछेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं 3 मेहमान। गुलाम गौस साहब मौजूद हैं जो कि हमारे साथ आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ विजय सिन्हा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और प्रोफेसर विजय कुमार हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले आते हैं विजय सिन्हा साहब आपके पास। आपकी पार्टी बगहा मामले पर पूरी तरह से तेवर तल्ख किए हुए है, लेकिन वही जब फारबिसगंज का मामला हुआ था उस समय पार्टी ने चुप्पी साधी हुई थी। मैं देखिए, एक चीज़ तो पहले बता दूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ थी जी, और विपक्ष में राजद के लोग थे। एक विपक्ष की अहम भूमिका जो होनी चाहिए उस समय उन लोगों ने नहीं निर्वहन कर पाए, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस समय भी संवेदना प्रकट किया और उन्होंने उसकी पक्ष में खड़ा नहीं होने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये घटना गलत है, दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में है तो एक प्रतिपक्ष की भूमिका ईमानदारी से हम लोग निर्वाहन करने के लिए, और दुर्भाग्य से फारबिसगंज और इस घटना में एक अंतर है कि लंबे अंतराल के बाद वहाँ एक घटना घटी थी, और यहाँ 19 तारीख को जदयू के द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने का जो नाटक किया गया, 20 तारीख को विजय जुलूस निकाला गया, 21 तारीख की रात में लखीसराय में नरसंहार हुआ, 3 महादलित और पिछड़े समाज के लोगों का काट दिया गया कुल्हाड़ी से, और हर दिन 22 तारीख को बिल्डर की हत्या हो गई, 23 तारीख, लगातार घटना घटते जा रही है। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है कि संघार नहीं हो रहा। इस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो कदम उठाया, पूरी पार्टी उनके साथ। इस बिहार में जंगल राज की आपसी नहीं हो, बिहार के अंदर जो भय का वातावरण हटा है वह पुनः भय नहीं आए, इसके लिए हम लोग इस आंदोलन को पूरी सजगता के साथ और पूरी निर्भीकता के साथ आगे जारी रखेंगे। चलिए, आगे आप इस आंदोलन को जारी रखेंगे, ये राजनीति होगी या कुछ होगा, ये हम गुलाम गौस साहब से पूछते हैं। आप पर जब फारबिसगंज का मामला आया था तो आरजेडी प्रतिपक्ष की भूमिका में थी, वो चुप थे। विजय सिन्हा जी ने ये आरोप लगाया है, साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि पुराने जंगल राज में वापसी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इन दोनों के क्या मायने मतलब निकलते हैं आपके ओर से? उर्दू का एक शेर है जी, ऐसे ही मौके के लिए जी, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, जी, जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। 17 साल का प्रेम प्रसंग रहा, सत्ता भोग करते रहे लोग। जब 11 ब्रदर्स टीम को राह दिखा दिया गया बाहर का, तब दर्द हो रहा है। इनका मुंह उस वक्त नहीं खुला जब फारबिसगंज की घटना घटी थी। इनका मुंह उस वक्त नहीं खुला जब अररिया के बटराहा में भी 4 अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मार दिया गया था। इनका मुंह उस वक्त नहीं खुला जब मुजफ्फरपुर में शमसुद्दीन दर्जू को पीट के पुलिस ने मार दिया था। इनका मुंह उस वक्त नहीं खुला जब नालंदा के अति पिछड़ी महिला नगीना देवी को के गुप्तांग में गर्म रॉड डाल दिया गया, उसके जांग दाग। मैं गया था, लालू जी के साथ हम लोग गए थे। और रही बात इतनी सारी घटनाओं के बाद, इन्होंने कहा कि हम लोग सत्ता में थे। मैं अपनी बात बताता हूँ, चाहे तो विजय भाई नहीं, एक बहुत बड़े नेता, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। एक मेरी बात पूरी होती, गड़बड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में थे,
सत्ता में रह के आदमी किसी पार्टी का गुलाम नहीं हो जाता है। वही मैं पूछना मैं चाह रहा याद हूं। दिलाना वही चाहता हूँ, पूछना इसीलिए चाह तो रहा बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन लीजिए। हूं। जी इनके साथी लोग नरेंद्र सिंह है भाई MLC, और हमारे जदयू के भाई, क्योंकि मैं वित्त शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन से उभर के आया था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मैं अपने सरकार के खिलाफ सदन में बैठा हूँ वित्त शिक्षा नीति के खिलाफ, उर्दू के लिए। लेकिन कभी हमारे नेता ने ये नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव ने, कि तुम अपने सरकार के खिलाफ कौन बैठा। इन लोग की हिम्मत है। नहीं एक मिनट मेरी बात, नहीं मेरी बात, मैं अभी हमको बोलने दीजिए। और वही भाई नरेंद्र भाई लोग और सारे जो बीजेपी और जदयू के नेता हैं, अब ये सब बात होती कभी नहीं आते हैं बिल के अंदर, विरोध नहीं करते हैं। तो इनका जो अभी नया रोल है, मतलब वो क्या कहते हैं विपक्ष का, जनता इस पर कितना विश्वास करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया नहीं किया, वहाँ गए, लालू जी गए, हम लोग गए और मतलब उसको मैं पैसे से मदद किया, लेकिन इनकी सरकार में आज नीतीश जी बोल रहे हैं बहुत गला फाड़ के, सॉरी ये हमारे सुशील मोदी जी, लेकिन उनको फारबिसगंज के लोगों के लिए दर्द नहीं हुआ जितना बेदर्दी से कुचला गया, इंसानियत शर्मसार हुई। एक बच्चे को शायद मुआवजा मिला, 6 महीने के बच्चे तो को मैंने गोली लगी। 2 साल से जांच चली रही है। हाँ चली रही है, वो कब तक चलेगी? कभी नहीं आएगा ये ऊपर वाला नहीं अब उनकी नीतीश जी की क्या मजबूरी थी या क्या मजबूरी है, किनके दबाव में वो जांच जो है। तो गौस साहब ये बताएं कि ये बगहा की जो न्यायिक जांच, खैर बगहा आज हमारा विषय नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर विजय कुमार भी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्या लगता है विजय साहब, ये जो हो रहा है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, और खास तौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए, बगहा को लेकर क्या ये राजनीति नहीं हो रही है? अच्छा, राजनीतिक पार्टियों से आप क्या कोई दूसरा उम्मीद करते हैं क्या? ये नाटक करेंगे? इनका तो काम ही है राजनीति का। चाहे वो राजद के लोग हों, जब बिहार जल रहा था और बुरी से बुरी स्थिति में था, तो क्या आप उम्मीद करते थे कि राजद के लोग ही झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे कि राजद को हटाया जाए? यह तो राजनीति में ऐसा ही होता है, जो विपक्ष में होते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, वो सत्ता में जो होते हैं उनको बेदखल करना चाहते हैं। राजनीति का और क्या मतलब है? और जहाँ तक बगहा का बात है, आपको याद होगा पिछले दिनों एक लड़की जो दिल्ली में पाई गई, उसके लिए जनता में ने जो आक्रोश दिखाया, क्या वो आक्रोश सही था? आखिर पुलिस के पास जो बंदूक है वो चलाने के लिए है या सिर्फ दिखाने के लिए है? कभी न कभी तो उसका इस्तेमाल होगा ही। और मैं तो यह कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कई बार अपनी जिम्मेवारी निभाने में सक्षम होती हैं, रादर वो अपनी रोटी सेकने में ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो विजय साहब, आप ये मानते हैं कि बगहा में जो गोलीकांड हुआ वो होना चाहिए था, फायरिंग होनी चाहिए थी? नहीं, मैंने अनुसंधान नहीं किया है, आपने अनुसंधान किया होगा। आप पता लगाएं कि पुलिस के साथ कैसा व्यवहार किया उन्होंने। क्या उन्होंने उनको बुलाकर, जैसा अखबारों में लिखा गया, उनको बुलाकर उनको बंधक बनाकर रखा? क्या उन्होंने उनके साथ वो व्यवहार किया जिस पर कि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो गया? अगर बल पर प्रयोग करना अनिवार्य हो गया तो पुलिस और किस काम के लिए है? चलिए, मतलब अब एनकाउंटर्स होने चाहिए, बल प्रयोग किया जाना चाहिए, इस तरह की भी बात आपने कही। बहरहाल आगे और बढ़ करके हम समझेंगे। विजय जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी, एक चीज तो बता दूं जी कि घटना का प्रथम दृष्टा बहुत बात नजर आ जाती है जी। ये जो कहे कि मधुबनी की घटना जी, उस समय जिस तरह से एक वातावरण बनाया गया था विपक्ष के द्वारा, और जो माहौल बना और बाद में जो रिकवरी हो गया, तो पूरी की पूरी स्थिति फॉल्स बनी। इस घटना में बगहा में अपहरण हुआ, अपहरण के विरोध में लोगों ने बैठा, और न कोई गाड़ी जली पुलिस की, न कोई थाना में आग लगाया गया, न किसी मतलब अव्यावहारिक कार्य किया जाने लगा, और फिर किस परिस्थिति में गोली चली। और जहाँ तक लोग, जिस तरह के बच्चे मरे हैं, मासूम लोग जिस तरह से मरे हैं, कोई पुलिस सीरियस नहीं है। 6 लोग मारे गए, 7 लोग PMCH में आए हुए हैं, एकमात्र पुलिस रेफर होके आए हैं, और वो भी सीरियस नहीं है।
कहीं किसी को कोई हताहत या किसी तरह की घटना की बात नहीं है। फायरिंग के पहले भी रोकने का बहुत सारा व्यवस्था बनाया जा सकता है, उसको बल प्रयोग किया जा सकता है, लाठीचार्ज करके सीधे फायरिंग। घटना के बारे में ये जानकारी प्राप्त करने की अभी हमारे माननीय अखबार में जो लिखा है वो यह लिखा हुआ है कि उनको बुलाकर बंधक बना लिया गया। आपको जानकारी दूं कि हमारी जो टीम आज माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में गए हैं और उन्होंने सारा बयान दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सारी बात को रखा जी, और सारी बात तथ्य सामने आ गई है। पुलिस को जो टांका लगा है उसमें भी ब्लेड से काट करके और उसको जोड़ा गया है। मतलब ये सारी मामला को किस तरह से अब अनुसंधान की दिशा को मोड़ने की चलिए गुलाम गौर साहब से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बगहा वाले मामले पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज राजनीति पे करना है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मसला अति संवेदनशील है, बिहार की जनता के दिलो रब से जुड़ा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस पर आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, भले विजय भाई माने चाहे नहीं माने, कल तक तो साथ थे ये लोग जी। इस राज में, 7.5 साल के राज में पुलिसिया दमन बेइंतहा बढ़ा है। उसका कारण है कि पुलिस बड़ा चौकन्ना हो जाती है। आपको याद होगा बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरा है कि पुलिस बहुत एक्शन में आ जाती है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं कि आपने जाना है कि नहीं जाना है। मैं इनसे पूछता हूँ बड़े अदब के साथ, पिछले 2 जून और 3 जून को एक महान आत्मा थे, महान पुरुष थे, जिनकी हत्या किसी महान ने कर दी, और आरा से लेके और पटना तक जो आतंक मचाया गया रणवीरों के द्वारा, मंदिर में आग लगाई गई, क्या क्या नहीं हुआ जी। उस वक्त पुंसकता कहाँ सो गई थी। और यहाँ का डीजीपी कहता है कि हमने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि मामला और बढ़ जाता है, लेकिन उनकी पुंसकता जाग जाती है बगहा में, उनकी पुंसकता जाग जाती है अररिया के बटराहा में, उनकी पुंसकता जाग जाती है फारबिसगंज में, उनकी पुंसकता जागती है नवादा के मनोज यादव के साथ, उनकी पुंसकता। आप चुप रहिए प्लीज, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए ना। नहीं, मैं बोल लूंगा तब बोलिएगा आप। एक तरीका बताइए, आप बोले थे, मैं नहीं बोल रहा था। जी जी, उनकी पुंसकता जाग जाती है औरंगाबाद के छोटू कुशवाहा के साथ, उनकी पुंसकता जाग जाती है नालंदा के नगीना देवी के साथ। कितने बातों से सरकार मुंह छुपाएगी अपना। और इन्होंने एक बात बताया विजय भाई ने, मैं थोड़ा उसमें जोड़ रहा हूँ जी, जितनों को गोलियां लगी है वो पीठ पर लगी है, इसका मतलब वो भाग रहे थे तब उनको मारा गया। गोली चलाने की आवश्यकता एक। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गोली चलाने के पहले प्रावधान, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप मतलब पानी दीजिए या लाठीचार्ज कीजिए। आंसू गैस है, लाठीचार्ज है, और कमर से हवा में फायरिंग, कमर से नीचे, ये 4 प्रोसेस है प्रोफेसर मारने के लिए जी। प्रोफेसर विजय कुछ कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण, ये 4 प्रोसेस बता दी गई हैं, आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सबसे पहले आंसू गैस के गोले और बाकी सभी चीजें। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि अगर जो अखबार में दिया गया आप उसका विरोध करें, क्या आपने अनुसंधान करके पाया कि वो गलत है? अगर पुलिस को घेर लिया गया हो तब क्या आंसू गैस के गोले चल सकते हैं? पानी का बौछार हो सकता है? वहां कौन सी परिस्थिति थी उसके बारे में आप पहले जो अखबार में दिया गया है उसको गलत साबित कीजिए, तब फिर दूसरे कदम उठाए जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में जो लोग विपक्ष की राजनीति करते हैं या जो लोग भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शित करते हैं, उनका स्तर क्या हो गया है इसको समझिए कि जब एक जरूरी काम होगा, जब एक जरूरी बिहार का औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, एक भी आंदोलन इस पर नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई मवाली या गुंडा या ऐसा लोग जो असामाजिक तत्व है वो मारा जाए तो 10-20 आदमी की हत्या की स्थिति बन जाती है। आप बिहार की राजनीतिक स्थिति को भी समझने की कोशिश करें जी। हमेशा पुलिस और जो प्रशासन है उसको कटघरे में न खड़ा करें। बिल्कुल, यानी कि आप एक और इनके बाद बात पूरी हो गई तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से, बहुत समझदार व्यक्ति होंगे निश्चित रूप से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। यहाँ जो शिक्षकों का आंदोलन हुआ था, जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान खुद लिया, स्वतः संज्ञान लिया, क्या वो भी गलत था? जी, वो गलत नहीं, वो सही होगा आपकी नजरों में? वो गलत, वो आंदोलन गलत नहीं था, उस पर जो अत्याचार हुआ वो गलत था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ
मैं कह रहा हूं अभी हमारा जो यही रिपोर्टिंग का है, जब आपने ये बात स्वीकार कर ली प्रोफेसर विजय कुमार साहब कि वो आंदोलन गलत नहीं था, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए वो गलत था, तो क्या थारू जनजाति का वो जो बच्चा जो गायब हो गया था जिसकी हत्या हो वो सही गई था। और उसके बाद वो उसके पहले भी उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके बाबूजी, उसकी मां, उसका पूरा परिवार कभी बगहा में नौरंगिया थाना और कभी वाल्मीकि थाने के चक्कर लगाते लगाते बच गए, बर्बाद हो गए, उनकी चप्पलें घिस गई, पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। जनता में गुस्सा आता या ना आता ये बताएं। नहीं, मेरा यह कहना है जब आप गुस्सा को इस लेवल तक ले जाएंगे तब स्टेट रिटेलिएट करेंगे कि नहीं, ये आप मुझे बताएं। अगर आप गुस्सा को एक लेवल से ऊपर ले जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करेंगे हिंसा के द्वारा, तब आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं कि वो भूख हड़ताल में बैठेगी? बिल्कुल, यानी तो पुलिस बंदूक है। पूरी तरह से सही है आपके अनुसार। नहीं, उसने ये जो कुछ अलग अलग किया, कदम घटनाओं उठाया। को मिलाए नहीं जी। अगर वो या महिलाओं पर, यहाँ शिक्षकों पर अत्याचार करते हुए वो गलत थी, लेकिन इसीलिए वो हर जगह गलत होगी, ये मैं नहीं मानता। चलिए बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नहीं, तो ये बिहार। मैं जी, पूछना चाहता जी, हूँ जी कि किस सीमा तक आदमी बर्दाश्त करे? नहीं, आप जब पूरा प्रशासन निकम्मा नकारा हो जाए, जी। कोई कार्रवाई नहीं करे। एक और घटना देखा हमने कहीं नवादा में, जी टीवी पर देखा रहा था कि उसको मार दिया गया हाजत में रख के और उसका पोस्टमार्टम नहीं करा, और घर के लोग कह रहे हैं पोस्टमार्टम कराइए। ये पुलिसिया राज चलेगा इस देश में? तब तो जनप्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं है। नई चीज जो आई जी। कि जिनके यहाँ हत्या अपहरण होकर के हत्या हुआ या जिन लोगों को पुलिस फायरिंग में मारा गया जी और उन्हीं लोगों पर फिर से केस कर दिया गया ताकि वो कोई आंदोलन ना कर सके, न वो अपनी आवाज उठा सके। वो तो उनका अधिकार, वो हमेशा से यही तो होता है यहाँ पर। केस तो पुलिस पर भी हुआ है। जी नहीं, अभी एक मानसिकता जो इधर डेवलप की है, इस मानसिकता को रोकना होगा, वहाँ के सेंटिमेंट को भी समझना होगा कि जिसके परिवार में घटना घटती है, अपहरण हो या अपहरण करके हत्या हो या बलात्कार हो, तो अमूमन है कि अपने गुस्से का इजहार लोग करते हैं, लोकतंत्र के तहत जो अधिकार है। और आप उसको दमन करने के लिए ये व्यवस्था कि हम तो अपराधी को पकड़ नहीं पाते। हम लखीसराय में नरसंहार 3 आदमी का हुआ, अपहरण, पकड़ाया तो एक भी अपराधी नहीं, लेकिन जो लोग उसका विरोध किए, आंदोलन किए, उन लोगों को नाम आपने केस में लेकिन डाल उस पर दिया। राजनीति आप तेज क्यों कर रहे हैं विजय साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फारबिसगंज कांड हुआ, अररिया हुआ, देखिए, मुजफ्फरपुर हुआ, निश्चित तो- जयनगर हुआ, उस समय तक सब चुप था, चूंकि आप सरकार में थे, नहीं, आपने चुप कहकर नहीं, पल्ला एक चीज- झाड़ लिया। एक चीज तो मैं बता और दूं, अब ये मामला तो बघावल उस आया। समय भी मैं चुप नहीं था। उस समय हम लोग सत्ता के साथ बैठ करके अपनी बात को सही जगह उचित स्थान पर रखते थे। अगर जो वो मामला नहीं होता था, टीचर का मामला में विधानसभा के अंदर हमने ही क्वेश्चन उठवाया था। और आपको ये बता दें, अभी हमारे गौ साहब बोले कि इन्होंने धरना पर बैठने का काम किया। हम तो मेरी सरकार थी उस हम तो सत्ता के विरोध में, हमारी सत्ता थी एनडीए 1 में, और सत्ता के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस अनशन को तोड़वाने गए थे। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन अब कुछ सियासी पार्टियां लेकिन- और जानकार जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अब सत्ता सुख से जब बेदखल हो गई है पार्टी बीजेपी, तो वो कमल निश्चित खिलाने के तौर पर चक्कर है कि में उस समय एक गठबंधन धर्म, सत्ता धर्म को निर्वाहन करके हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। जी। आज हमारी पूरी तरह से जिम्मेवारी प्रतिपक्ष की है, तो हम लोग खुल करके अपनी बात को रख सकते नैतिकता हैं। का स्तर इतना नीचे है जी। कि जब हम सत्ता में होते हैं और विपक्ष में होते हैं, तब हमारी जो भूमिका होती है वह बहुत ही संदेहास्पद है। जी। जब हम सत्ता में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जनता भी है और उस पर अत्याचार हो रहा है, और जैसे ही हम सत्ता से बाहर आते हैं तो हमको हर चीज याद आने लगता है, वो बेचारी जनता जो पीस रही होती और है। खास तौर पर ये तो- प्रोफेसर, ये ये तो स्थिति और- राजनीतिक नैतिकता क्या है? प्रोफेसर साहब जो बोल रहे हैं जी। कि अगर जो भूल जाते तो आमरण अनशन पर क्यों हम लोग बैठते उन सब अपने ही सत्ता के विरोध उन में। सब दिखावों की बात छोड़ अब दें, देखिए, लेकिन अब ऐसा है भारतीय कि राजनीति देखिए, में- दुर्भाग्य इस राजनीति का है, भारतीय नहीं, राजनीति दुर्भाग्य में इस राजनीति का है कि कुछ लोग तो ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स में अपनी बड़ी लंबी लंबी बात को रखते हैं, जी नए चिंतन करते हैं। जो सड़क पर जाके संघर्ष करता है 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष, एक शब्द जोड़ देंगे, नाटक। अरे नाटक तो कौन लोग क्या कर रहे हैं ये तो जनता भी देख रही है। दुर्भाग्य है कि इस राजनीति को अगर जो संदेह के घेरा में हम लोग डाले हैं, इस संविधान के तहत में जो प्रदत्त अधिकार मिला है नेताओं को, और उस नेताओं में हम मानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व के लोग जो नाटक करके उसको मजाक बना दिए,
उसमें जो सचमुच में जमीन पर मेहनत करने वाला है, आज चलिए उसको भी कचरा में प्रोफेसर खड़ा साहब से हम एक सवाल ये पूछते गलत- ये हैं। गलत प्रोफेसर है। साहब आपसे एक सवाल अपनी बहुत विद्वता संजीव, को विजय जी किसी ने को बहुत बड़ी संदेह बड़ी का बातें घेरा यहाँ में पर डाल कही हैं। क्या आज के दिन में लाल बहादुर शास्त्री साहब, क्या सब आज के नाटक दिन कर में रहे थे, डॉक्टर इनके राजेंद्र शब्दों प्रसाद, में। नहीं इनके शब्द, ये मेरा कहने बताता का हूं। मतलब नहीं, नहीं, क्या ऐसा नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे ऐसा शब्द क्या का उपयोग चेहरे नहीं नजर किया आते हैं, राजनीतिकों क्या के इतनी बारे में। ईमानदारी नजर आती है आज? नहीं, वो जमाना लद गया। जी। आजादी और आजादी के कुछ दिनों तक जो उसका हैंगओवर था, वो जमाना लद गया है। अब वो जमाना है जहां ताल ठोककर वह आदमी जिसने जो बीजेपी में एक पहाड़ की जगह 3 पहाड़ को चाइना में बेच लेता है, वो चुनाव लड़ता है और ताल ठोककर जीतता है। अकेले नहीं, बल्कि 1 दर्जन आदमियों के साथ जीत जाता है। ये वो हिंदुस्तान है जहां राजनीति का पतन हो चुका है। और अब ये जमाना आ गया कि राज्यसभा में थैली सह लोग जाते हैं, वो ऐसे लोग जाते हैं। एक मिनट, जी मैं अपनी बात जी एक चीज एक विजय भाई, प्रोफेसर साहब सबको जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जी तो ठीक है, इनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मैं भी टीचर हूँ जी और आज भी मैं टीचर ही हूँ। जी दुनिया का कौन ऐसा विभाग है, महकमा है, न्यायालय को बंद होना चाहिए, पुलिस मुख्यालय को बंद होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी बंद होना चाहिए। कैसा कैसा वाइस चांसलर लोग बन जाता है वो भी हम जानते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे समाज का पतन हो रहा है, इसलिए नेता का कोई अलग बिल्कुल चाहते हैं। सारगर्भित बात यहाँ पर गुलाम गौस साहब ने कही है। विजय जी, इसलिए सर्टिफिकेट मत बांटिए। जो इन्होंने बात कही है, नहीं तो सिर्फ आपके एक दामन में नेतागिरी दाग आ नहीं, जाएगा। बिल्कुल सही कहा, मैं सिर्फ इससे एक- सहमत हूँ। जी सिर्फ मैं एक इससे सहमत हूँ कि भारत का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है और भारत की राजनीति का भी उत्तरोत्तर। सुधार चलिए, करने की ये एक बहुत आवश्यकता बड़ी है। बात आप तमाम लोगों ने कही है कि सुधार भारत का करने की उत्तरोत्तर आवश्यकता है। पतन हो अपने रहा है। घर बहरहाल वक्त हमें इजाजत दे रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि क्यों राजनीतिक पार्टियों को तभी याद आती है विरोध करने की, उनके स्वर होते हैं मुखर और हो जाते हैं बगावती तेवर उनके, जब सत्ता सुख कम हो जाता है, हट जाता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।